आज हम असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इस लेक्चर के अंदर होने क्या वाला है। देखो, ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होता है और उन्हीं स्टेटमेंट्स को आज हम देखेंगे। तो जो सबसे पहले टाइप के स्टेटमेंट्स होता है उन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होता है जिनको मशीन समझ सकता है और उनके ऊपर नेसेसरी एक्शन ले सकता है। अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि यार, मतलब तुम लोगों में से जितने भी लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे वो लोग मुझे बोलेंगे कि यार ये तो क्या कह रहा है, अभी तक तूने ये हमें बोल बोल के परेशान किया है कि जो मशीन है वो असेंबली लैंग्वेज समझ ही नहीं सकता, वो तो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज समझ सकता है जो कि एक बाइनरी लैंग्वेज है। तो अभी ये तू कैसे और क्यों बोल रहा है कि इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होता है जिनको मशीन समझ सकता है और उनके ऊपर नेसेसरी एक्शन ले सकता है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, रिलैक्स है, चिल पिल, मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो अभी क्या है कि जो असेंबली लैंग्वेज है उसके बहुत सारे फीचर्स होता है। मैंने एक लेक्चर बनाया था विच वॉज टाइटल एज फीचर्स स्लैश एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। उसके अंदर मैंने इन फीचर्स को बताया था, ठीक है। बट अगर नहीं देखा वो लेक्चर, टेक इट चिल पिल। अभी तुम लोग को जो समझने की जरूरत है मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ओके। तो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे फीचर्स होता है और उन फीचर्स की वजह से मशीन का इन स्टेटमेंट्स को समझना और उनके ऊपर नेसेसरी एक्शन लेना, ये चीज पॉसिबल है। और ये कैसे, मैं तुम लोग को इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, बट ये एक एग्जाम्पल है, तुम्हें इस लेक्चर के बाद वो फीचर्स वाला लेक्चर देखना जरूरी है, ओके। अब एग्जांपल ये है कि ये जो स्टेटमेंट अगर मैंने लिखा, मान लेते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो इस स्टेटमेंट के अंदर ये जो मल है, इस मल का मतलब होता है बाय द वे मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ये जो मल है ये एक न्यूमेरिक ऑपकोड है, ओके। तो अभी जो असेंबली लैंग्वेज का फीचर है उसके अंदर क्या होता है कि अगर सपोज इस न्यूमेरिक ऑपकोड को हमने कंसिडर किया तो मशीन इसको नहीं समझ सकती, क्योंकि ये तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर का तामझाम है, मशीन असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, राइट। तो जो असेंबलर है वो इस न्यूमेरिक ऑपकोड को उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ओके। और वो कैसे करता है? ये वो करता है विद द हेल्प ऑफ टेबल, और उस टेबल को हम कहते हैं मॉट, एमओटी, यानी कि न्यूमोनिक ऑपकोड टेबल। तो मॉड की मदद से असेंबलर इस न्यूमोनिक ऑपकोड को उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि तुम्हारे मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये पूरा का पूरा एक फीचर है असेंबली लैंग्वेज का, और इस तरीके से मशीन इन स्टेटमेंट्स को समझ सकता है और फिर उनके ऊपर नेसेसरी एक्शन ले सकता है। अब इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है कि इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर नॉर्मली न्यूमोनिक ऑपकोड्स ऐसे होते ही है। मल हो गया, ऐड हो गया, add is for addition, mul is for multiplication, blah 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 blah, kind of that weird stuff, okay। तो बेसिकली imperative statements के अंदर नॉर्मली न्यूमेरिक ऑपकोड्स होता है। और एक चीज तुम्हें समझने की जरूरत है इसके बारे में, वो ये है कि जो इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स है वो नॉर्मली काफी इंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड या ऑपरेशन ओरिएंटेड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होता है जिनको मशीन समझ सकता है और फिर उनके ऊपर नेसेसरी एक्शंस ले सकता है। अब जो अगले टाइप के स्टेटमेंट्स होता है उनको हम कहते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। ये वो टाइप के स्टेटमेंट्स होता है जिनके हेल्प से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू डिक्लेयर स्टेटमेंट्स, तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है, डीएस और डीसी। डीसी का मतलब होता है डिक्लेयर कांस्टेंट और डीएस का मतलब होता है डिक्लेयर स्टेटमेंट्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, सबसे पहले हम डीसी की बात करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उसको वैल्यू भी देनी है, तो अगर सपोज सी की बात करें तो ऐसा हम सी के अंदर कैसे करते हैं? इंट x इज इक्वल टू 30, मतलब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और उसको हमने वैल्यू भी असाइन की। अब ऐसा इन द सेम वे असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, x1 हमारा वेरिएबल, उसके बाद डीसी का मतलब होता है डिक्लेयर्ड कांस्टेंट, और यहाँ पे एफ का मतलब ये जो वेरिएबल है उसको हमने साइज असाइन करी, ठीक है। एफ मतलब होता है 4 बाइट्स, मतलब x1 को हमने 4 बाइट्स ये साइज असाइन करी है, और ये जो 9 है ये वैल्यू है। इसका मतलब x1 का जो वैल्यू है वो 9 है, मतलब x1 को हमने 9 ये वैल्यू असाइन की है, जैसे हमने यहाँ पे x को यहाँ पे 30 वैल्यू असाइन की थी, ओके। तो डिक्लेयर कांस्टेंट्स ये हो गया, वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसको वैल्यू असाइन करना, डिक्लेयर कांस्टेंट। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ठीक है, बट डिक्लेयर स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? अगर हमें किसी वेरिएबल को बस डिक्लेयर करना है, वैल्यू वगैरह नहीं असाइन करनी, बस डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिक्लेयर स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सी में अगर हमें किसी वेरिएबल को बस डिक्लेयर करना है तो हम लिखेंगे इंट एक्स। इन द सेम वे अगर असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है
तो उसके लिए x1 मतलब जिस वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना है, उसके बाद ds यानी कि डिक्लेयर स्टेटमेंट, और उसके बाद ये 2d क्या है, देखो d का मतलब होता है 8 बाइट्स, मतलब x1 इस वेरिएबल को हमने 8 बाइट्स ये साइज असाइन करी है, और ये 2 क्या है, 2 का मतलब 2 बार d का जो भी साइज होगा वो साइज हमने x1 को असाइन करी है। तो अभी 2 बार d यानी कि बेसिकली 16 बाइट्स यानी कि 128 बिट्स, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो उतनी साइज हमने x1 को असाइन करी है। तो यहाँ पे हमने x1 को बस डिक्लेयर किया है, ओके, और उसका साइज तो वो देना ही पड़ता है, राइट। तो बेसिकली डिक्लेयर कांस्टेंट और डिक्लेयर स्टेटमेंट्स ये स्टेटमेंट्स होते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट्स जिनके हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। अब जो अगले टाइप के स्टेटमेंट्स है उनको हम कहते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स। असेंबलर डायरेक्टिव्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो असेंबलर को गाइड करते हैं टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस व्हाइल असेंबली ऑफ प्रोग्राम। अब वैसे तो असेंबलर डायरेक्टिव्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजिंग हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉप हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। देयर आर लाइक 4 to 5 दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। इनके बारे में मैंने मेरे नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू हमें क्या समझने की जरूरत है, या अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ बुक्स हमें 2 स्टेटमेंट्स का अभ्यास करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब प्रोग्राम को स्टार्ट करो। अब इसके अंदर भी तुम्हें 2 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, अगर हमने यहाँ पे लिखा bd1 स्टार्ट, एंड बाय द वे असेंबली लैंग्वेज के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, अगर हमने लिखा bd1 स्टार्ट, तो अभी bd1 जो है ये प्रोग्राम का नाम है। बाय द वे बीडी कम पिया करो, ठीक है, बहुत ज्यादा बीडी पी रहे हो आजकल तुम। अब ये जो bd1 है ये प्रोग्राम का नाम होता है, और bd1 स्टार्ट इसका मतलब bd1 इस प्रोग्राम को स्टार्ट करो। तो अभी जब तुम ये स्टेटमेंट लिखोगे तब क्या होगा, तो जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर किसी भी रैंडम लोकेशन पे लोड होगा और स्टार्ट हो जाएगा। अब इस चीज को हम कहते हैं रिलोकेटेबल प्रोग्राम। अब मैंने तुम लोग को बोला था कि स्टार्ट के अंदर 2 चीजें होती है। सबसे पहली चीज ये रिलोकेटेबल प्रोग्राम क्या होता है, या बेसिकली ये फंडा। अब जो दूसरा फंडा है वो ये है कि एब्सोल्यूट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा bd1 स्टार्ट 3000, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सबसे पहले तो bd1 ये तुम्हारे प्रोग्राम का नाम है, और स्टार्ट मतलब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करो। तो यहाँ पे या इस स्टेटमेंट से तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर 3000 इस एड्रेस पे लोड हो जाएगा और फिर स्टार्ट होगा, राइट। इस चीज को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रोग्राम, ओके। तो रिलोकेटेबल प्रोग्राम, और एंड बाय द वे एब्सोल्यूट प्रोग्राम क्या होता है ये भी मैंने मेरे इंट्रोडक्शन टू असेंबलर वाले लेक्चर में बताया था। अब हम ये समझते हैं कि एंड का मतलब क्या होता है। जब भी हमें हमारे प्रोग्राम को एंड करना होता है तो हम एंड इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।